गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पिछले क्लास में एएमयू के बारे में देखे थे। अब अभी हम लोग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, इनसे संबंधित सारी बातों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पिछला क्लास का पॉइंट लिख देता हूँ जिसकी मैं ज़रूरत से इस्तेमाल करूँगा। अब एक चीज़ तो आप जानते हैं कि एक मोल का वैल्यू होता है, जैसे एक दर्जन का मतलब होता है 12, उसी प्रकार से एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जिस प्रकार से एक दर्जन में 12 होता है, उसी प्रकार से एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एक मोल कलम तो इतना कलम हो जाएगा, एक मोल किताब तो इतना किताब हो जाएगा। वही बातें हैं, एक मोल का मतलब ये होता है। एक और जानकारी मैंने बताया था, एक एएमयू, उसी प्रकार से एक एएमयू बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। याद होगा, एक एएमयू में होता है 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। इसकी मैं ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करूँगा। और एक बात आपको बताया था कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 और गुना इस नंबर को, और गुना 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर को। तो इन दोनों ही नंबर को गुना करने के बाद कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। इन दोनों ही नंबर को गुना करने के बाद कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इन दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये तीनों ही जानकारी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। इसका मैं डेरिवेशन के दौरान कई बार इस्तेमाल करूँगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। एक मोल का वैल्यू इतना होता है, एक एमयू में इतना ग्राम होता है, और इन दोनों ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन अप्रॉक्सीमेटली, इन दोनों ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होते हैं। ऐसा मैंने बोला, मिटा दिया जाए। अब एक लाइन और देखते हैं। देखिए, एक जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स लेते हैं, इस पार्टिकल्स में 3 चीज़ लेते हैं हम लोग: एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग 3 तरह के पार्टिकल ज़्यादातर लेते हैं मोल निकालने के लिए: एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो पार्टिकल्स में या तो होगा एटम्स, या तो होगा मॉलिक्यूल्स, और या नहीं तो वो क्या होगा? आयंस होगा। देखिए, एटम का खासियत हमेशा क्या होता है ना, कि वो अकेला होता है। एटम हमेशा अकेला होता है। जैसे एटम के कुछ एग्जांपल दिए जाए तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन अकेला है यानी एटम है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन अकेला है, इसका मतलब एटम है। ऑक्सीजन अकेला है, इसका मतलब एटम है। और यहाँ पे अगर O2 की बात किया जाए तो O2 हमारा मॉलिक्यूल होगा। एटम्स का खासियत है कि वो हमेशा अकेला होगा। एटम्स में अकेला स्पीशीज होते हैं। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन अकेला है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन देखिए अकेला है, कार्बन देखिए अकेला है, आयरन देखिए अकेला है। ऐसा क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आयरन सर अकेला कैसे लग रहा है? F और E 2 है ना, ये 2 नहीं माना जाता है। सिंबल में 2 लेटर यूज हो या 1 लेटर यूज हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि F से कोई और एलिमेंट है और E से कोई और एलिमेंट है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे F और E मिलाने के बाद आयरन बना है, इसका मतलब ये भी अकेला एटम को इंडिकेट कर रहा है। इसी प्रकार से ये कार्बन आ चुका है। इसी प्रकार से देखिए, एल्युमिनियम, ए और एल मिला के एल्युमिनियम है। तो ये सभी के सभी एटम के एग्जाम्पल है। तो ये सब के सब क्या हो गए? एटम हो गए। इसी प्रकार से अगर मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो मॉलिक्यूल में 1 से ज़्यादा एटम होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसमें देखिए कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो ये दोनों मिला के मॉलिक्यूल बना है, यानी 1 से ज़्यादा एटम है। फिर से एक लाइन हम ये भी बोल सकते हैं, H2O। आप गौर से देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 जाती हैं। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2 कितना हो गया? 3 एटम आ गया। तो 1 से ज़्यादा एटम जैसे होगा तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे देखिए,
N2O। इसमें देखिए नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, तो 2 और 1 3 एटम हो गया। इसी प्रकार से मॉलिक्यूल का खासियत होगा कि इसमें एक से ज़्यादा एटम होंगे। जैसे देखिए H2SO4, देखिए इसमें हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4, तो 4 1 5 2 7 एटम है। तो एक एटम रहेगा तब तो वो एक रहेगा, अकेला रहेगा तब तो एटम होगा, और एक से ज़्यादा एटम रहेगा तब वो क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा। और अगर गलती से पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाए, गलती से भी यदि पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाए तो चार्ज वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं H+ है, O-2 है, S-2 है, SO4-2 है, PO4-3 है, इन सब में आप देख लीजिए चार्ज है। तो एटम मॉलिक्यूल आयन पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि एटम हमेशा अकेला होगा। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, एक ही हाइड्रोजन एटम है तो वो एटम हो गया। ऑक्सीजन एक ही एटम है, कार्बन एक ही एटम है, नाइट्रोजन एक ही एटम है, आयरन एक ही एटम है, एल्युमिनियम एक ही एटम है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर यहाँ एक और एग्जांपल दिया जाए, O2 दे दिया जाए, H2 दे दिया जाए, F2 दे दिया जाए, तो देखिए ये भी मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक से ज़्यादा एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, एक से ज़्यादा एटम है, फ्लोरीन के 2 एटम, एक से ज़्यादा एटम है। तो अकेला एटम अकेला रहेगा, एटम हमेशा अकेला होता, तो अकेला यदि रहेगा तो वो एटम बनेगा, और एक से ज़्यादा एटम यदि रहेगा, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, फ्लोरीन के 2 एटम है, तो एक से ज़्यादा एटम रहेगा तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का लफड़ा आ जाए, तो चार्ज का यदि लफड़ा होगा तो उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, आयन रखेंगे, तो वो आयन बन जाएगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अब देखिए एटम हमेशा अकेला होता, मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा होता, और आयन में क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब चार्ज का लफड़ा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आयन बन जाएगा। जैसे Al+3 ले लीजिए, Mg+2 ले लीजिए, तो ये सब में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो इसलिए आयन है। एटम हमेशा अकेला होता, एक से ज़्यादा एटम में मॉलिक्यूल बनता, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का यदि लफड़ा आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ऐसा रहेगा। इसको मिटा दिया जाए, देखिए अब देखिए एटम के लिए डिफाइन होता है एटॉमिक मास। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयन के लिए आयोनिक मास, और इन तीनों को मिलाने से बनता है हमारा मोलर मास। एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, और आयन के लिए आयोनिक मास, और इन तीनों को मिला के क्या बनता है, मोलर मास। क्या बनता है, मोलर मास। अब देखिएगा एक लाइन, एटॉमिक मास, सबसे पहले हमारा एटॉमिक मास है। अच्छा एक टर्म आपको और बताया था, याद होगा, इस टर्म को आप लिख लीजिएगा, क्या 1 AMU क्या होता है। तो 1 AMU को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया था कि कार्बन 12 जो आइसोटोप हैं, पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा क्या होता है, 1 AMU होता है। जो कार्बन 12 आइसोटोप हैं, उस कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होगा वही कहलाएगा 1 AMU। तो 1 AMU लिखें, या 1 AMU के बदले ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12 आइसोटोप। मैंने क्या बोला, कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होता है वही किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। तो 1 AMU आसानी से आप बोल सकते हैं, और ये बोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इतने के जगह पे आप 1 AMU ले सकते हैं। क्या बोलता है, तो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होगा, यानी कार्बन 12 को आइसोटोप है, उसके एक एटम का टोटल मास इतना आया, और इसका जो 12वां हिस्सा होगा, मतलब इसको 12 भाग में बांटने के बाद जो एक हिस्सा मिलेगा वही क्या बन जाता है, 1 AMU बन जाता है। अब देखिए, अब हम एक छोटा सा टर्म बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। 1 AMU के लिए इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, पिछले लेक्चर में ये बता दिया गया है। अब इन सबको प्रयोग में लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, और आयन के लिए आयोनिक मास।
तो अब हम लोग आते हैं एटॉमिक मास टर्म में। तो एटॉमिक मास पर डिस्कस करते हैं, पहले इसको आप मिटा दीजिए। अब देखिए टर्म है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करते हैं? तो लिखा हूं कि एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स का मतलब दर्शाता है, बताता है, जानकारी देता है। तो एटॉमिक मास जानकारी देता है हाउ हैवी एन एटम, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स, एटॉमिक मास बताता है हाउ हैवी एन एटम, कोई एटम कितना गुना भारी है, रिलेटिव टू किसके, तो 1/12 of the mass of single atom of C12 आइसोटोप। इसको ज़रा गौर से समझिए। C12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा से कोई एटम कितना गुना भारी है, वही कहलाता है 1 AMU, वही कहलाता है एटॉमिक मास। आप ज़रा गौर से देखिए, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो बोल रहा है कार्बन 12 आइसोटोप के सिंगल एटम, एक एटम के मास से, तो कार्बन 12 एक एटम के मास के ये क्या हिस्सा है, 12वां हिस्सा है। इतना को देखिए आप, क्या 1 AMU इसको बोल सकते हैं क्या? इससे पहले मैं अभी जस्ट एक लाइन लिखा था कि 1 AMU बराबर क्या, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होगा वही कहलाएगा 1 AMU। तो आप देख रहे हैं ये 1 AMU को मैं पूरा लंबे फॉर्म में लिख दिया हूँ, पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया हूँ। तो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होता है, वही 12वां हिस्सा हमारा कहलाता है 1 AMU। तो इसका मतलब ये निकलता है, ये पूरे जो हमने लिखा है, इस पूरे के बदले हम 1 AMU लिख सकते हैं 1 AMU। तो आप देखिए 1 AMU बराबर, क्योंकि ये इतना होता है तो हम इस परिभाषा को और भी शॉर्ट कर सकते हैं ऐसे कि ऐसे लिखेंगे, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स, एटॉमिक मास दर्शाता है हाउ हेवी, यानी कितना गुना भारी है, एन एटम इज, an atom is relative to 1 AMU। देखिए ये डेफिनेशन है, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स हाउ हैवी एन एटम इज रिलेटिव टू, और ये जो पूरा मैंने लिखा है, इस पूरे के बदले हमने क्या लिख दिया, 1 AMU। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि एक AMU के तुलना में, रिलेटिव टू यानी उसके तुलना में, हाउ हैवी कितना गुना भारी है एन एटम, कोई एटम, वही रिप्रेजेंट दर्शाता है किसको, एटॉमिक मास को। यानी 1 AMU के तुलना में, 1 AMU हमारा कोई बटखरा है समझिए, उस 1 AMU से हम किसी को तुलना करेंगे तो 1 AMU के तुलना में कोई एटम कितना गुना भारी है, 1 AMU के तुलना में कोई एटम कितना गुना भारी है, वही दर्शाता है किसको, एटॉमिक मास को। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। जैसे समझिए किसी क्लास में मास्टर 50 kg का है, किसी क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर कितने kg का है, 50 kg का है, और बच्चा 25 kg का है, और बोल दिया जाए मास्टर भारी है कि बच्चा, तो आप ऑलरेडी बोलेंगे मास्टर कितना गुना भारी है, तो कितना गुना भारी है निकालने के लिए केजीस केजी कट गया, 25 दूनी 50, यानी कितना गुना, 2 गुना भारी है।
तो मास्टर कितना गुना भारी है ये अगर निकालना है तो मास्टर के वज़न को ऊपर और बच्चा से कितना गुना भारी है तो बच्चा के वज़न को कहाँ रखे हैं, नीचे। गौर से सोचिए, कॉमन सेंस की बात है। आप ही सोचिए ना कि कोई मास्टर 50 केजी के हैं और उनका बच्चा 25 केजी का है और पूछ दिया जाए कौन भारी है, मास्टर की बच्चा, तो आप बोलेंगे मास्टर। बोल दिया जाए कितना गुना भारी है तो आप फटफट क्या करेंगे, 50 केजी को ऊपर में रखेंगे, 25 केजी को नीचे में रखेंगे और भागा दे के निकाल देंगे 2। तो मास्टर कितना गुना भारी तो मास्टर के वज़न को ऊपर और बच्चा से कितना गुना भारी तो बच्चा के वज़न को नीचे। यानी जिसको तुलना करते हैं उसको रखते हैं ऊपर और जिससे तुलना करते हैं उसको रखते हैं नीचे और उन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, बट्टा ले लेते हैं, रेशियो निकाल देते हैं। तो मास्टर कितना गुना भारी तो मास्टर के वज़न को ऊपर और बच्चा से कितना गुना भारी तो बच्चा के वज़न को नीचे। तो वही बात तो एटॉमिक मास में भी लगेगा कि एटम कितना गुना भारी है 1 AMU के तुलना में। जैसे मास्टर कितना गुना भारी है बच्चा के तुलना में, उसी प्रकार से मास्टर कितना गुना भारी है 1 AMU के तुलना में। तो मैं इसको ऐसे ही बोल रहा हूं कि 1 AMU के तुलना में 1 AMU के तुलना में एटम कितना गुना भारी है। जैसे बच्चा के तुलना में मास्टर कितना गुना भारी है, बच्चा के तुलना में मास्टर कितना गुना भारी है, वो एक रेशियो देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहा है कि 1 AMU के तुलना में, जैसे बच्चा के तुलना में तो बच्चा के वजन को नीचे, उसी प्रकार से 1 AMU के तुलना में, यानी 1 AMU को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 1 AMU के तुलना में एटम कितना गुना भारी है वही कहलाता है उसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला में डिराइव कर सकते हैं ऐसे कि एटॉमिक मास बराबर 1 AMU के तुलना में एटम कितना गुना भारी है। तो जैसे बच्चा के तुलना में मास्टर कितना गुना भारी है तो बच्चा के वजन को नीचे रखते हैं, उसी प्रकार से 1 AMU को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 1 AMU को हमने रख दिया नीचे। 1 AMU के तुलना में एटम कितना गुना भारी है, मास ऑफ 1 एटम। तो देखिए 1 AMU के तुलना में एटम कितना गुना भारी है वही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। तो 1 AMU को कहाँ रखेंगे, नीचे, और एटम के वजन को कहाँ रखेंगे, ऊपर, क्योंकि 1 AMU से तुलना करते हैं तो 1 AMU नीचे, एटम के मास को तुलना करते हैं तो एटम के मास को ऊपर। उसी प्रकार से हम यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि मास्टर कितना गुना भारी है तो मास्टर के वजन को ऊपर, जैसे यहाँ पे एटम कितना गुना भारी है तो एटम के वजन को ऊपर, और बच्चा से कितना गुना भारी है तो बच्चा के वजन को नीचे। तो यहाँ काम क्या कर रहा है कि 1 AMU से कितना गुना भारी है तो 1 AMU को नीचे, ऐसे। तो 1 AMU के तुलना में एटम कितना गुना भारी है, इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। अब देखिए हम चाहें तो इस 1 AMU के जगह पे 1 AMU के जगह पे ये हम इतना बड़ा टर्म लिख सकते हैं, इतना बड़ा टर्म लिख सकते हैं। 1 AMU के जगह पे हम चाहें तो ये टर्म लिख सकते हैं। यानी हम चाहें तो एटॉमिक मास को ऐसे भी नीचे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, क्या चीज़, तो एटॉमिक मास बराबर क्या, तो एटॉमिक मास बराबर लिख सकते हैं क्या चीज़, तो मास ऑफ 1 एटम। तो यहाँ लिख दिया जाए मास ऑफ 1 एटम, और आप बट्टा में लिखेंगे क्या, तो 1 AMU, और 1 AMU के जगह पे 1 AMU के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/12 ऑफ द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ऐसे लिख सकते हैं। 1/12 ऑफ द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ऐसे हम चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए, अब पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको पहले नोट कीजिए और तब उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ बातें। जल्दी नोट कीजिए। इसी तरह से एटॉमिक मास यहाँ पे दर्शा रहा है कि 1 AMU के तुलना में एटम कितना गुना भारी है, इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। तो देखिए एटॉमिक मास बता रहा है, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स, एटॉमिक मास दर्शाता है हाउ हैवी एन एटम इज,
कोई एटम कितना गुना भारी है रिलेटिव टू किसके तुलना में, तो ये पूरा का पूरा जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं ये 1 AMU का डेफिनेशन है। तो किसके तुलना में, तो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा से। यानी कोई एटम कितना गुना भारी है किससे, तो कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वां हिस्सा से, वही कहलाता है उसका एटॉमिक मास। और अब जो ये इतना बड़ा लाइन जो बोल रहे हैं कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, इसको हम डायरेक्ट आसानी से क्या लिख सकते हैं 1 AMU। तो अब वैसी एटॉमिक मास का डेफिनेशन बन जाएगा कि 1 AMU के तुलना में एटम कितना गुना भारी है वही कहलाता है एटॉमिक मास। तो एटम कितना गुना भारी, तो एटम के वज़न को ऊपर, 1 AMU से कितना गुना भारी, तो 1 AMU को नीचे, ऐसा लिखा। और 1 AMU को चाहें तो आप पहले एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होता है वही क्या कहलाता है 1 AMU। तो हम इतने बड़े जो लॉन्ग टर्म लिखे हैं वो 1 AMU को आप चाहें तो एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए एक बात ये भी हम सोच सकते हैं कि जैसे देखिए मास्टर कितना गुना भारी, तो मास्टर के वज़न को ऊपर ऐसा, और बच्चा से कितना गुना भारी, तो बच्चा के वज़न को नीचे। तो केजी कट जाएगा ना, तो 25 दूनी क्या होगा 50। यानी अगर आपसे बोला जाए कि मास्टर बच्चा से कितना गुना भारी है, तो आप क्या बोलिएगा 2 गुना या 2 किलो गुना, तो आप बोलेंगे 2 गुना। क्यों, चूँकि केजी और केजी कट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एटॉमिक मास में खासियत क्या है कि एटॉमिक मास में ऊपर में भी है मास, ऊपर में भी क्या है मास, और नीचे में भी है मास। और एक इक्वेशन में तो एक ही प्रकार के यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर ऊपर में ग्राम तो नीचे भी ग्राम कट जाएगा, ऊपर में केजी तो नीचे भी केजी कट जाएगा, ऊपर में क्विंटल तो नीचे भी क्विंटल कट जाएगा, ऊपर में AMU तो नीचे भी AMU कट जाएगा। इसका मतलब एटॉमिक मास का कोई अंत में यूनिट नहीं बचेगा। यानी जिसका यूनिट नहीं होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी। उसे क्या बोलते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका मतलब एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। लाइन समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाने के बाद एक लाइन आप साइड से कहीं लिख दीजिए, कहीं कॉपी पे लिख दीजिए कि एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है, यानी एटॉमिक मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ऐसे कहीं पे साइड में लिख दीजिए अपना क्या, तो आप ये लाइन लिख दीजिए एटॉमिक मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। इसको लिख लीजिए, एटॉमिक मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। इसको आप लिख दीजिए जल्दी। अब देखिए एटॉमिक मास का कोई यूनिट तो होता नहीं है। अब अगर सोचा जाए एक लाइन देखिए, इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए तो यहां से हमने क्या लिखा है, एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ 1 एटम, बट्टा में क्या लिखे हैं 1 AMU, ऐसा लिखा है। एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। ये लाइन कैसे होता है आप समझ चुके हैं। अब देखिए इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, एटॉमिक मास को गुना किससे हो जाएगा 1 AMU से। तो यहाँ पे हो जाएगा एटॉमिक मास, और इस एटॉमिक मास को गुना किससे होगा, तो 1 AMU से। और एटॉमिक मास को अगर 1 AMU से गुना हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ 1 एटम बन जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम। अब देखिए जब ये बराबर हम वो लिख सकते हैं तो वो बराबर भी ये लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम बराबर, तो एटॉमिक मास गुना 1 AMU, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम बराबर क्या, तो एटॉमिक मास और गुना क्या होगा 1 AMU। इसको गुना हो जाएगा किससे, 1 AMU से। ऐसे एटॉमिक मास और इसको गुना किससे हो जाएगा, 1 AMU से हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपको एटॉमिक मास दे दिया जाए तो एटॉमिक मास में अगर आप लगा देंगे 1 AMU,
यानी 1 mu से गुना कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, मास ऑफ 1 एटम, ऐसे निकल जाएगा। देखिए इस टर्म को मैं एक बार और आगे बढ़ाता हूँ। बताइए एटॉमिक मास को अगर 1 से गुना होगा तो क्या होगा, एटॉमिक मास ही रहेगा, क्योंकि 5 को 1 से गुना होता है तो 5, x को 1 से गुना होगा तो x, तो एटॉमिक मास को अगर 1 से गुना होगा तो एटॉमिक मास ही रहेगा। तो इसको मास ऑफ 1 एटम बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास और गुना 1, तो इसको हमने लिख दिया एटॉमिक मास, और 1 mu से गुना होने के बाद 1 से गुना होगा तो इतना ही रहेगा, और बगल में क्या लग जाएगा, AMU लग जाएगा। अब देखिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एटॉमिक मास दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उस एटॉमिक मास में लगा देंगे क्या, AMU। आपको अगर एटॉमिक मास दे दिया जाए तो एटॉमिक मास में क्या लगा देंगे, AMU, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मास ऑफ 1 एटम, यानी एक एटम का मास बन जाएगा। देखिए गौर से देखिए, फिर से मैंने क्या बोला, एटॉमिक मास में अगर AMU लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ 1 एटम, यानी एक एटम का मास बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बोला जाए एटॉमिक मास 50 और बोला जाए एक एटम का मास क्या होगा, तो आपको मैंने एटॉमिक मास 50 दिया है, तो एटॉमिक मास में क्या लगा देंगे, AMU, तो क्या बन जाएगा, 1 एटम का मास बन जाएगा। तो एटॉमिक मास 50, तो एक एटम का मास क्या होगा, तो 50 AMU। एटॉमिक मास के जगह पे 50 लिख देंगे, बगल में क्या लगा देंगे, AMU। अगर बोला जाए आपको कि एटॉमिक मास 20 है तो एक एटम का मास क्या होगा, तो 20 AMU। एटॉमिक मास 100 है तो एक एटम का मास क्या होगा, तो 100 AMU, ऐसे आप लगाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास बराबर क्या होगा, तो जो एटॉमिक मास दिया जाएगा उस एटॉमिक मास में क्या लगा देंगे, AMU लगा देंगे। तो हम यहाँ से सपोज मान लेते हैं, सपोज मानते हैं क्या कि एटॉमिक मास बराबर 16। मान लिया कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 16 है, किसी का भी मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने माना 16, तो एटॉमिक मास माना है 16, तो मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास क्या होगा, तो एटॉमिक मास में लगाना पड़ेगा AMU, तो ये क्या बन जाएगा, 16 AMU, ऐसे 16 AMU बन जाएगा। और आप चाहें तो 16 AMU को 16 गुना 1 AMU भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए एक लाइन फिर से कि एटॉमिक मास दिया गया 16, तो एक एटम का मास क्या होगा, 16 गुना 1 AMU। एक एटम का मास होगा 16 गुना 1 AMU, तो 2 एटम का मास होगा 16 गुना 2 AMU। 5 एटम का मास होगा 16 गुना 5 AMU। 10 एटम का मास होगा 16 गुना 10 AMU। 50 एटम का मास होगा 16 गुना 50 AMU। 1 दर्जन एटम का मास होगा 16 गुना 12 AMU, क्योंकि आप जानते हैं एक दर्जन, तो एक दर्जन में कितना होता है, 12। उसी प्रकार से आप जानते हैं एक मोल, तो एक मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जैसे आप एक दर्जन का मास निकालने के लिए 12 से गुना किया, एक दर्जन एटम का मास निकालने के लिए 12 से गुना करना पड़ता है, तो उसी प्रकार से एक मूल एटम का मास निकालने के लिए 6.022 गुना 10⁻23 से गुना करना पड़ेगा। ये लाइन तो आप समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, मास ऑफ 1 एटम बराबर क्या होगा, 16 गुना 1 AMU। तो मास ऑफ 2 एटम, 2 एटम का मास क्या होगा, तो 16 गुना 2 AMU। 5 एटम का मास क्या होगा, तो 16 गुना 5 AMU। उसी प्रकार से एक दर्जन एटम का मास क्या होगा, तो 16 गुना 12 AMU। तो देखिए जिस प्रकार से आप एक दर्जन के लिए 12 से गुना करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर हम एक मोल का निकालें तो किससे गुना करेंगे, 6.022 गुना 10⁻23 से गुना करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 दर्जन नहीं लिखेंगे, 1 मोल लिखेंगे। 1 मोल एटम बराबर क्या होगा, 16 गुना 1 मोल के लिए किससे गुना करेंगे, 1 मोल के लिए इससे गुना करना, जैसे एक दर्जन के लिए 12 से गुना करते हैं, तो 1 मोल के लिए 6.022 गुना 10⁻23 AMU बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए आप एक चीज़ और जानते हैं कि
AMU यूनिट है, हम अगर इसको ग्राम में बदलना चाहें तो AMU और ग्राम का रिलेशन आपको याद होगा कि एक AMU में होता है कितना, 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम। याद है क्या? तो एक AMU में इतना ग्राम, तो 2 AMU में 2 गुना इतना, 5 AMU में 5 गुना इतना, तो 10 AMU में 10 गुना इतना, 20 AMU में 20 गुना इतना, तो ये AMU में ये गुना इतना हो जाएगा। लाइन समझ रहे हैं क्या? एक AMU में इतना ग्राम, 2 AMU में 2 गुना इतना ग्राम, 5 AMU में 5 गुना इतना ग्राम, 10 AMU में 10 गुना इतना ग्राम, 20 AMU में 20 गुना इतना ग्राम, तो इतना AMU में इतना गुना इतना ग्राम। लाइन समझ रहे हैं क्या? तो इस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इससे गुना करना पड़ेगा, तो मैं इससे गुना कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा 16 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 गुना हो जाएगा 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम बन जाएगा। लाइन समझ रहे क्या? ये ऐसा बन जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। अब देखिए, इसी को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप एक चीज़ जानते होंगे, देखिए, तो इन दोनों नंबर को गुना करके, आपको याद है क्या पिछला क्लास, अभी मैंने शुरू में आया तो यही चीज़ बताया आपको कि 6.022 गुना 10 का पावर 23 और गुना 1.67 गुना 10 का पावर -24, इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आता है? 1 आता है। इसका मैंने इस्तेमाल किया था। तो आप ही देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़? 16 गुना, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा? ग्राम। तो देखिए, 1 मोल एटम का मास कितना आ गया? 16 गुना 1 ग्राम। तो 1 मोल का मास है 16 गुना 1 ग्राम, तो 2 मोल का मास होगा 16 गुना 2 ग्राम, तो 5 मोल का मास होगा 16 गुना 5 ग्राम, 10 मोल का मास होगा 16 गुना 10 ग्राम। तो देखिए, जैसे 1 मोल के लिए 1 से गुना, तो 2 मोल के लिए 2 से गुना, 5 मोल के लिए 5 से गुना, 10 मोल के लिए 10 से गुना, 20 मोल के लिए 20 से गुना। यानी ये जो स्थान है, यह स्थान किसका है? तो ये मोल का स्थान है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल रखते हैं तो 1 से गुना, 5 मोल रखेंगे तो 5 से गुना, 20 मोल रखेंगे तो 20 से गुना। तो ये जो है वो किसका स्थान है? मोल का स्थान है। मोल गुना गुना और 16 16 16 16 16, ये 16 देखिए तो क्या है? ये 16 आपका है एटॉमिक मास, माना हुआ एटॉमिक मास। तो ये हो गया क्या चीज़? 16 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं एटॉमिक मास। और देखिए, 16 क्या हो गया आपका? एटॉमिक मास। और 1 मोल के लिए 1 से गुना, 2 मोल का मास होगा 16 गुना 2 ग्राम, 5 मोल का मास होगा 16 गुना 5 ग्राम। यानी यहाँ जो स्थान है ये किसका स्थान है? मोल का। तो यहाँ पे किसका स्थान दिए? मोल का स्थान दिए। और बराबर में देखिए ये क्या निकल गया है? तो ये निकल चुका है आपका क्या चीज़? मास। और वो भी मास किस में निकला? ग्राम में कि केजी में? तो आप देख सकते हैं मास किस में निकल रहा है? ग्राम में निकल रहा है। तो एक आपका यहाँ से फार्मूला बन गया क्या? तो फार्मूला आपका ये बन गया कि अगर आपको मास ग्राम में निकालना हो तो मास ग्राम में निकालने के लिए एटॉमिक मास को गुना करना पड़ेगा किससे? मोल से। एटॉमिक मास को गुना किससे करना पड़ेगा? मोल से। यहाँ से अपने आप में एक फार्मूला आ चुका है, आप इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि एटम के लिए एटॉमिक मास, इसी प्रकार से 3 दिन ये टॉपिक चलता है, 3 लेक्चर में ये टॉपिक आते हैं। तीनों लेक्चर में से किसी एक लेक्चर को अगर आप पूरी तरीके से समझ गए तो सब एक ही होता है। ये पहली बार आपने एटॉमिक मास का डेरिवेशन देखा है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन जस्ट इसका अगला लेक्चर जो आएगा उसमें ये थोड़ा सा टफनेस कम हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ फिर आएगा और यही चीज़ एक बार फिर से आयोनिक मास में भी आएगा। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, इन तीनों का डेरिवेशन में से यदि आप किसी एक के डेरिवेशन को भी समझ जाते हैं तो ये पूरा चीज़ आप समझ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारा फार्मूला निकल चुका है क्या चीज़? तो एटॉमिक मास को अगर गुणा कर दिया जाए मोल से तो क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा, और वो भी किस में? ग्राम में। इसको फटाफट नोट कीजिए। और देखिए, हम यहाँ पे अपने आप में एक फार्मूला बना देते हैं कि मास यदि ग्राम में निकालना हो तो एटॉमिक मास को गुना करेंगे मोल से। तो देखिएगा, हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं कि मास यदि ग्राम में निकालना हो तो आप गुना करेंगे एटॉमिक मास को किससे? तो मोल से। ऐसा गुना करेंगे तो बताइए मोल बराबर क्या होगा? मोल बराबर, तो ये गुना में है तो गुना किस में आता है? भागा में। तो मास ग्राम में, आप बट्टा में क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा मोल बराबर क्या चीज़?
तो मास किस में, ग्राम में, मास ग्राम में ऊपर रहेगा और बट्टा में क्या जाएगा, एटॉमिक मास। तो बट्टा में आपका आ चुका है एटॉमिक मास। अब आप देख लीजिए कि यहाँ से आपको अपने आप में एक फार्मूला निकल चुका है, मोल बराबर मास ग्राम में बट्टा में एटॉमिक मास। इसको समझने में अगर असुविधा हुआ होगा, सीधा सा मतलब है, तो अगला टॉपिक आ रहा है, जस्ट अगला टॉपिक मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा, आयनिक मास दिया जाएगा। इन तीनों टॉपिक को एक ही बार में देखिए तो आपको लगेगा इस टॉपिक में कोई जान नहीं है। हालांकि शुरुआत में टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें और लगातार एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने के लिए, डेरिवेशन के साथ पढ़ने के लिए आप पक्के से हमारे चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।